हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित जो है वो किया गया है। किसे? अमिताभ बच्चन को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है गायिका लता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2022 से हुई थी। ये एक वार्षिक पुरस्कार है और उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2022 में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को और 2024 में दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। नलिन प्रभात को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया था। नलिन प्रभात के कार्यकाल की बात करें तो अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आतंकी और हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक संस्था है। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, नलिन प्रभात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ने अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो जारी करी है। आने वाले टाइम में ग्रुप डी, एनटीपीसी, अलग अलग देखिए एग्जाम हमको देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेलवे के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा रेलवे का टारगेट बैच जो है वो लाइव हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर एनरोलमेंट ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। 499 रुपीज़ में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको आज ही ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। बाद में बैच ज्वाइन करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहां पर क्लिक कर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है। तो राजस्थान स्थित सिंदेसर खुर्द खदान जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी खदान जो है वो घोषित की गई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। वर्तमान में इस खदान से चांदी उत्खनन का काम जो है वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान जो है ये किस खनिज से संबंधित है? चांदी से संबंधित है। अगर हम विश्व में चांदी उत्पादक देशों की बात करें तो मैक्सिको ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, और मैक्सिको में ही स्थित पेनास्क्विटो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान कौन सी घोषित की गई है? राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो पहली बात तो चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में अभी इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच में हवाई जंग जो है वो छिड़ी हुई है। इसी वजह से ईरान और इजराइल देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में ही 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर एक हवाई हमला देखने को मिला, जहाँ पर 13 लोग जो है वो मारे गए। इसका श्रेय जो है ईरान ने इजराइल को दिया है, जिसके बाद वॉर जैसी सिचुएशन जो है दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है और हवाई जंग जो है एक प्रकार से छिड़ चुकी है। इसीलिए दोनों कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ईरान की अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो ईरान देश जो है ये 7 देशों से भूमि जो है वो अपनी साझा करता है। इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं समुद्री सीमा की बात करें तो 6 देशों से ये अपनी समुद्री सीमा जो है वो साझा करता है। कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ईरान देश के उत्तर में कैस्पियन सागर हैं, वहीं दक्षिण में पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन ईरान की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। इराक के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, तुर्की के साथ भी करता है, बट सीरिया के साथ में सीमा जो है वो साझा नहीं करता है। तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, मतलब पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक जो बना है वो कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
HDFC बैंक जो है भारत का एक प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HDFC बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। 26 चीफ ऑफ द इंडियन नेवी किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। वाइस एडमिरल त्रिपाठी जो है ये अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार का स्थान लेंगे और नौसेना अध्यक्ष के रूप में ये अपना पदभार जो है वो 30 अप्रैल को ग्रहण करेंगे। भारतीय सेना में अगर हम अन्य प्रमुखों की बात करें, चीफ की बात करें, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वहीं अगर हम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? जनरल मनोज पांडे। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये नाम भी दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो हैं दुव्वुरी सुब्बा राव, उन्होंने जस्ट अ मर्सिनरी बुक जो है वो लिखी है। ये सुब्बा राव की मेमोरीज आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन की बचपन से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने तक की कहानी को बताया है। पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बा राव की बात करें तो 2008 से लेकर 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर रहे थे। ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जस्ट अ मर्सिनरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? दुव्वुरी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन आता है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष पूर्ण हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष जो है वो पूर्ण हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में। भारत में उस समय रॉलेट एक्ट जो है वो आया था जिसके विरोध में यहाँ पर एक सभा रखी गई थी और अंग्रेज प्रमुख जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियों की बारिश कर दी थी जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर ने गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मास्टर्स टूर्नामेंट की बात करें तो ये वर्ष में होने वाले पुरुषों की 4 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप में से एक हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम पुरुषों के मेजर गोल्फ चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें मास्टर्स टूर्नामेंट होता है जो कि अप्रैल में होता है, मई में होता है PGA चैंपियनशिप, जून में होती है US ओपन और जुलाई में होती है ओपन चैंपियनशिप। तो ध्यान रखिएगा, गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? स्कॉटी शेफलर ने। एक और देखिए गोल्फ प्लेयर है भारत के अक्षय भाटिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं। अप्रैल माह में वालेरो टेक्सास ओपन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। अक्षय भाटिया जो है ये एक गोल्फर है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है वो 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं, 4 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। 9 पदकों के साथ भारत जो है पदक तालिका में 9वें स्थान पर आए। यहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक पूछ रहे हैं? तो 9 पदक जीते हैं। डी आंसर। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो बेपी कोलंबो मिशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर फ्रेंड्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वहीं जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। इस मिशन के द्वारा 2 अंतरिक्ष यान जो है वो मरकरी जो प्लेनेट है उसके अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? मेनली जो मरकरी है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह, बुध ग्रह, उसके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह की संरचना के बारे में अध्ययन करना। तो ध्यान रखिएगा बेपी कोलंबो मिशन जो है ये किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में 2022 में हुए चाकू हमले के अनुभव का उन्होंने वर्णन किया है। सलमान रुश्दी को
1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस वुमेन्स क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए। अगर हम विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेंस की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करें, वुमेन्स में बात करें, तो नेट साइवर ब्रंट को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में हाल ही में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अहमद अब्दुल्ला की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा का इन्होंने स्थान लिया है। कुवैत की बात करें तो पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? कुवैत नगर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो फ्रेंड्स, स्काई ट्रैक्स द्वारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जिसमें दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें से विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो चुना गया है दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसे चुना गया है। सेकेंड नंबर पर रखा गया है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि सिंगापुर में है। 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों एयरपोर्ट की बात करें तो इस सूची में भारत के 5 एयरपोर्ट जो है वो शामिल हैं। 36वें स्थान पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, 59वें स्थान पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, 61वें स्थान पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, 92वें स्थान पर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा और 95वें स्थान पर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो इन 5 एयरपोर्ट को टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता केजी जयन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केजी जयन का निधन हो गया। भक्ति गीतों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये केरल से। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 2023 में पिछले साल इस दिवस की थीम थी हेरिटेज चेंजेस। 2024 की थीम दिमाग में जरूर रखिएगा। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 1983 में यूनेस्को की महासभा के सम्मेलन के दौरान 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। भारत में अभी वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें 34 सांस्कृतिक के, 7 प्राकृतिक के और एक मिश्रित किस्म की धरोहर हैं, जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी लेटेस्ट में 2 साइट जो है 41वीं और 42वीं, उसकी बात करें तो एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और हॉयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में अभी गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? माधवपुर मेले की बात करें तो यह कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? गुजरात में। देखिए, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। माधव लिखा हुआ है, माधव मतलब कृष्ण। कृष्ण की नगरी कौन सी है? द्वारका। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो माधवपुर मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। तो स्टेट से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें कि माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में आयोजित किया जाता है। सी आंसर। इनकी याद में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, माधवपुर वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था, इसलिए उनकी याद में गुजरात के माधवपुर नामक स्थान पर माधवपुर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, गुजरात के अहमदाबाद की स्केटिंग खिलाड़ी तक्षवी वघानी ने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तक्षवी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से अधिक स्केटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तक्षवी वघानी मात्र 6 साल की हैं और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस खेल से संबंधित है? स्केटिंग से। बी आंसर। किस संस्था द्वारा
केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया? शॉर्ट फॉर्म देखें हम इसका, तो स्पेस का उद्घाटन किया गया। तो किस संस्था द्वारा केरल में स्पेस का उद्घाटन किया गया? डीआरडीओ द्वारा। हाल ही में फ्रेंड्स डीआरडीओ ने नौसेना भौतिक एवं समुद्री विज्ञान प्रयोगशाला स्पेस की स्थापना की है, जो कि नौसेना प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। स्पेस का उपयोग जो है मुख्य रूप से सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। यहाँ पर यह चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और डलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी और डलुआ धातु शिल्प को हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। दोनों उत्पादकों के बाद उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादकों को जीआई टैग जो है वो दिया जा चुका है, जो कि जीआई टैग के मामले में पूरे देश में सर्वाधिक है। तिरंगा बर्फी की बात करें तो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का इजाद जो है वो किया गया था। वहीं वाराणसी के डलुआ शिल्प की बात करें तो इसके अंतर्गत भगवान की मूर्तियां जो है वो बनाई जाती हैं। तो इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के हैं ये? उत्तर प्रदेश के। सी आंसर। बोहाग बिहू नव वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोहाग बिहू जो है ये असम का एक प्रमुख उत्सव है, जो कि प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग बिहू और रंगोली बिहू एक फसल उत्सव है, जो कि 7 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। देखिए, बिहू उत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। साल में ये 3 बार मनाया जाता है। जनवरी में मनाया जाता है माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। अप्रैल में मनाया जाता है रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू बोलते हैं। वहीं अक्टूबर में मनाया जाता है कोंगाली बिहू, जिसे काती बिहू भी बोलते हैं। तो इस तरीके से असम में अलग अलग समय पर साल में 3 बार बिहू उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा गेया BH3 क्या है? तो फ्रेंड्स, गेया BH3 क्या है? एक ब्लैक होल है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की गेया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक बहुत बड़ा स्टेलर ब्लैक होल की खोज करी है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? गेया BH3। ये पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और इस ब्लैक होल का जो मास है, द्रव्यमान है, वो सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल मौजूद होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें भी एक बीच में ब्लैक होल स्थित है। उसका नाम क्या है? सैजिटेरियस A है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, गेया BH3 जो है ये क्या है? एक ब्लैक होल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में लोंगटे त्यौहार मनाया गया? किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। लोंगटे त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है, जो कि नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, लोंगटे त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 में IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। 6.5% से बढ़ाकर 6.8%। इसी साल जनवरी में IMF ने GDP विकास अनुमान जो है वो कितना बताया था? 6.5% बताया था। और भी अलग अलग संस्था की बात करें तो RBI ने 7% बता रखा है, एशियाई विकास बैंक ने 7%, विश्व बैंक ने 7.5%। ये सब भारत के अलग अलग संस्था द्वारा बताए गए GDP विकास अनुमान के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 6.8%। तो फ्रेंड्स, 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, रेलवे का बैच जो है अभी करंटली लाइव है। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रुप D, NTPC, RPF कांस्टेबल SI की वैकेंसी तो अभी जारी हो चुकी है। RPF कांस्टेबल SI की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आने वाले टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मात्र 499 रुपये का बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ में मॉक टेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं।
तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।